अभी जो ये रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ, ये अटैक बाकी सारे पुलवामा अटैक या पिछले जितने भी अटैक्स थे उनसे ये आतंकी हमला अलग कैसे है? ऐसे जो पहले के अटैक्स थे उनसे ये भिन्न था। यस, वो क्यों था कि ये एक पूरी जाति को भड़काने की कोशिश की गई। इसमें जाति पूछ करके गोलियां मारी गई, जो कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जिस तरीके से ये वॉर चल रहा है, स्टॉक मार्केट्स और इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस पे एज ए बिजनेसमैन होने के नाते आपने जो ऑब्जर्व किया, क्या प्रभाव पड़ा? लड़ाई की, घर में भी कोई लड़ाई हो जाती है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो हालांकि दिखने के लिए ये सब चीज़ें ठीक है, तो और अगर आप शेयर बाजार की या कमोडिटी बाजार की बात करें तो केवल एक हवा के ऊपर ही तेज हो जाता है, लेकिन एक हवा के ऊपर मंदा भी हो जाता है। तो इसलिए ये स्लो एंड स्टडी का गेम है। तो धीरे धीरे जब चलेंगे, इकोनॉमी को तो उठना ही है, भारत को तो सुपर पावर बनना ही है, परंतु इसमें टाइम लगेगा। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि किसी सिविलियंस के साथ कोई काम करा जाए। कैंप्स भी टेररिस्टों के कैंप उड़ाए, तो इसलिए हमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आज हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, वो लोग हैं, तो वो लोग क्यों चाहेंगे कि हम उनके बराबर में आए या हमसे ऊपर जाए? तो उस बैरियर को तोड़ने वाले हम हैं। तो हमारे सामने ये चैलेंजेस आने स्वाभाविक है। तो हमें इनको पॉजिटिवली लेना चाहिए। यदि हमने आगे बढ़ना है तो हमें कूटनीति भी चाहिए, हमें साम दाम दंड भेद, हमें सारी चीजों को ही चलना होगा। आप देखिए आज यूक्रेन का और रशिया का जो युद्ध आज तक चल रहा है, रशिया बिल्कुल तबाही के कगार पे खड़ा है। यूक्रेन तो पहले से ही खत्म था, लेकिन रशिया भी खत्म होने के कगार पे खड़ा है। तो इतनी बड़ी एक ताकत, सुपर पावर होने के बाद तो युद्ध से कभी हल नहीं होते, हल तो शांति से ही होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में नरेश बंसल जी के साथ। जैसा आप जानते हैं, हाल ही में हमारे 27 से 29 सिविलियंस को मारा गया पहलगाम अटैक में, कुछ टेररिस्ट द्वारा। क्यों मारा गया, पीछे की मंशा क्या थी, और हमारी सोसाइटी पे, लोगों पे, इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स पे, इकोनॉमी पे उसका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म क्या अफेक्ट पड़ता है, ये सब की राय एक बिजनेसमैन और एक स्पिरिचुअल कोच होने के नाते हम जानेंगे आज मिस्टर नरेश बंसल जी से। नमस्ते नरेश बंसल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ओके, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो ये रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ, पाकिस्तान आए दिन वैसे करता रहता है ये सब काम जी। ये अटैक बाकी सारे पुलवामा अटैक या पिछले जितने भी अटैक्स थे उनसे ये आतंकी हमला अलग कैसे है? राइट। और आप इसको कैसे देखते हैं और क्या राय रखते हैं आप इसके विषय पे? नमस्कार। देखिए, ये जो अटैक हुआ, ये बेसिकली इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जैसा दिखता है, देख रहे हैं, जैसा दिखाया जा रहा है वैसा है। बात की शुरुआत मैं ऐसे करना चाहूँगा कि इस घटनाक्रम के पीछे है क्या। आपने भी कहा कि ये पहले पुलवामा अटैक या ऐसे जो पहले के अटैक्स थे उनसे ये भिन्न था। यस, वो क्यों था कि ये एक पूरी जाति को भड़काने की कोशिश की गई। इसमें जाति पूछ करके गोलियां मारी गई, जो कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले भी सिविलियंस पे वो कोई अटैक कर देता था, कोई इससे पहले और पहले चले जाए तो कभी बम लगा दिया जाता था, कभी कुछ और, जिसमें बिना धर्म को जाने किसी भी सिविलियंस की, किसी भी व्यक्ति की हत्या या उसकी मृत्यु हो जाती थी। परंतु इस बार धर्म पूछ करके मारने का मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म को उकसाना हुआ। तो अब इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये भारत पाकिस्तान की बात नहीं है। पाकिस्तान तो एक छोटा सा मोहरा है। जैसे कोई भी आदमी किसी व्यक्ति को, कोई भी जब बड़ा व्यक्ति होता है, कोई भी देश होता है, वो किसी आदमी को, किसी गरीब आदमी को या किसी बदमाश को पाल करके रखता है। जैसे हमारे देश में भी हुआ। और वो जब उसकी बातें, जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, फिर वो अपनी जायज़ नाजायज़ मांगे भी रखने लग जाता है। हमारे देश में भी ऐसा हुआ है, और यहाँ तक कि हमारी प्रधानमंत्री की हत्या भी उसी कारण से हुई है। जो हमारी और समय सीट पर रहते हुए उनकी हत्या हो पाई, क्योंकि वो ऐसा, फिर वो उसके बस का कुछ रहता नहीं है। तो इस प्रकार से गलत लोगों को पालना या गलत लोगों को शय देना भी गलत है। हम अपने फायदे के लिए कई बार हम ऐसा कर लेते हैं। जो अभी कौन कर रहा है वो मैं आगे इस सीरीज में धीरे धीरे बताने वाला हूँ। अभी हाल ही में
यूएस का, अमेरिका का चुनाव हुआ, वहां पे ट्रम्प बहुमत से विजयी होकर के आए। या ट्रम्प को आप जानते हैं कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बिजनेसमैन है। बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वो अपने घाटे का, अपने देश के घाटे नफे का सारा हिसाब रखते हैं। उन्होंने आते ही सब पे टैरिफ वॉर का एक पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिला करके रख दिया, जिससे कि सारी इकोनॉमी के अंदर पूरी भगदड़ मच गई और सारी इकोनॉमियां ढेर हो गई। सब लोगों, शेयर मार्केट तो इतनी ज्यादा नीचे आ गई कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब भारत क्योंकि प्रगतिशील देश है, भारत की इकोनॉमी में आज लोगों को विश्वास हो गया है, तो चाइना, अधिकतर कंपनियां जो एप्पल की कंपनी है या बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, वो चाइना में अपना माल भी बनवाती है और चाइना में उन्होंने अपना सेटअप स्टार्ट किया हुआ है, या चाइना से माल लेकर के अपनी स्टैंप लगा करके भी वो भेजते हैं। तो इसका असर, चाइना ने वहां पर जाकर के ट्रम्प के साथ समझौता नहीं किया, चाइना अड़ा रहा। उधर से ट्रम्प तो पूरा व्यापारी है, उसने सारा पूरे वर्ल्ड का माल खरीद लिया। ओके। तो अब माल खरीदने के बाद चाइना में ये हलचल हुई, चाइना के व्यापारियों में ये हलचल हुई, उन्होंने सोशल मीडिया पे ये बहुत सारी बातें डाली कि भाई अब यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना तो चाइना झुकने वाला है, क्योंकि चाइना भी आज सुपर पावर है। राइट। तो चाइना के बिना हर देश के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जो एकदम से इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया जा सके, इतनी बड़ी बल्क में मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। तो उसको बनाते बनाते, समझाते, करते करते बहुत समय हो जाएगा। तो चाइना के व्यापारियों में भी डर का भय तो हुआ, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे ये बातें शेयर करनी स्टार्ट करी कि भाई अब अच्छा, इंडिया क्योंकि एक उभरता हुआ देश है, इंडिया में लोगों को, चाइना के बाद सेकंड पॉपुलेशन भी यहीं पर है, तो लोगों को लगा और सारे पूरे विश्व को ये लगने लगा कि ये सारी इंडस्ट्रीज अब हिंदुस्तान में आकर के लगने वाली है। और हमारे प्रधानमंत्री और ट्रम्प का एक अच्छा रिलेशन भी है। इससे पहले वाले इलेक्शन में भी मोदी जी ने उनकी काफ़ी हेल्प की थी, तो मोदी जी के साथ उनके वो भी अच्छे हैं। एक यहाँ का एक ग्राउंड, यहाँ की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना के बाद उनको ये समझ आता था, सब कंपनियों को, और चाइना वालों को भी ये समझ आता था कि ये हाई टाइम है अब यहाँ पर के जा करके ना हमारा व्यापार हिंदुस्तान में जा करके अब सेट हो जाएगा। तो अब इस डिस्टर्ब कौन होने वाला था? चाइना। और इंडिया एक और बड़ी इकोनॉमी के रूप में निकलने वाला था। तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने पाकिस्तान को मोहरा बनाया। तो पाकिस्तान को मोहरा बनाने से क्या हुआ कि उसने अपने, जो मैं अभी बताया था कि लोगों को, बदमाशों को हड़काना, उनको उकसाना, प्रवोक कर देना, तो उस वजह से उन्होंने ऐसा स्टेप ले लिया कि ताकि हमारे पीछे भी एक सुपर पावर है, हमारे को भी पैसा भी मिल जाएगा, हथियार भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, और हम इनको तंग करते हैं, इंडिया को डिस्टर्ब करें। इंडिया को डिस्टर्ब करने के पीछे यही था कि जो लोग सोच रहे हैं अपनी कंपनीज को यहाँ पर इंस्टॉल करने की, कि हिंदुस्तान में करें, तो उनके दिमाग में आएगा इंडिया तो बहुत डिस्टर्ब है, इंडिया पाकिस्तान का हमेशा ये चलता रहता है, जबकि पिछले 10-12 सालों में बहुत कम इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। और तो उससे चाइना की मंशा ये थी कि इंडिया को डिस्टर्ब कर दिया जाए। ओके। लड़ाई चाइना और ट्रम्प की थी। चाइना ने सोचा कि मेरा व्यापार अब इंडिया में जाएगा, तो इंडिया को डिस्टर्ब किया जाए। वो खुद अगर हमारे साथ झगड़ा करता तो वो खुद भी डिस्टर्ब होता। एक अच्छा राजनीतिज्ञ क्या करता है? खुद डिस्टर्ब नहीं होता, तो उसकी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होती। तो उसका पर्पस हमारे को डिस्टर्ब करने में है। हम यदि अव्यवस्थित रहेंगे, डिस्टर्ब भी करना। हमारे यहाँ जब ये हलचलें होंगी, हमारे यहाँ आदमी मर रहे होंगे, तो कौन, तो हमारा ध्यान ग्रोथ से हटके उस मसले पे सुलझाने में लगेगा, उस मसले को सुलझाने में। और ग्रोथ की तो बात छोड़ो, अपने आप को सरवाइव करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितनी भी बड़ी यूएसएसआर कितनी बड़ी शक्ति थी, और लड़ाई के अंदर सब खत्म हो गया। वॉर इज एक्सपेंसिव। नॉट ओनली एक्सपेंसिव, वॉर से आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है, आपका करंट की सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। सबसे पहले जब कोई ये चुनना पड़ता है व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज रेगुलर, तो रेगुलर चीजें तो वैसे ही खत्म हो जाती है। अब इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में से देखना पड़ता है। अब जब किसी के घर में आग लगी हो, तो पहले उसको आग बुझाना पड़ेगा ना,
उसकी कारणों को, उसकी चीज़ों को तो बाद में देखा जाएगा कि भाई कैसे होगा, आगे से कैसे प्रोटेक्ट करें। तो उस समय जब आग लगी होती है तो कोई भी उसके नज़दीक नहीं जाएगा। तो यही चाइना ने ऐसा सोच करके किया। परंतु अब हुआ क्या, देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर आज एक हिंदुस्तान की एक अलग छाप है, एक अलग एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनैलिटी है के रूप में, एक अलग देश के रूप में, एक अच्छी मिसाल के रूप में आज खड़ा हुआ है। तो जब हरकत हुई, टेररिस्टों ने ऐसा कर दिया, जात पूछ करके मार देना, धर्म पूछ करके मार देना। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिहाइंड इसके पीछे का हिंदू मुस्लिम एक बहुत बड़ा एजेंडा रहा है, राइट। हमारे बीजेपी के द्वारा भी, और बहुत वक्त से इंडिया में जी, हिंदू मुस्लिम हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम। तो अगर एज इन उनके माइंड से मैं सोचूं कि मुझे अगर किसी को भड़काना है तो उनकी दुखती रत पे हाथ रखना है, तो मैं इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता टॉपिक। नहीं नहीं, ये उनकी सोच थी ना, लेकिन ये उनकी सोच थी, पर वर्ल्ड क्या देखता है आज? आप आज सब INA है, INO बना हुआ है, बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं जो सारी चीजों को ऑब्जर्व करती हैं। टेररिस्ट होना, आतंकवाद होना, इसके खिलाफ, इसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। जब आपने धर्म पूछ करके मार दिया, सिविलियंस को मार दिया, तो उसके अंदर आप कहीं भी आप बच करके नहीं निकल सकते। ये सबसे बड़ी भूल हुई। अगर ये हमला जात पूछ करके हिंदू मुस्लिम का रूप ये नहीं दिया जाता, तो आप देखिए ना, इसका आफ्टर इफेक्ट देखिए, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान आज एक हो गए, भारत के साथ हो गए सारे मुसलमान, यहां तक कि ओवैसी, यहां तक कि अकबरुद्दीन उसका भाई, मतलब असदुद्दीन और अकबरुद्दीन, जिनके मंचों पे ये बोला गया पाकिस्तान जिंदाबाद, जिनके मंचों पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोला गया, जिनके मंचों पर, जिनकी सम्मेलनों में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, आज वो पाकिस्तान मुर्दाबाद लाखों लोगों की भीड़ में बोल रहे हैं। आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हर मुसलमान व्यक्ति ये शो करने में लगा हुआ है, ना केवल शो करने में लगा हुआ है, बल्कि ये बात साबित करना चाहता है कि ये हम भारतवासी हैं, हम भले ही मुस्लिम हैं, ये हमारी चॉइस है, परंतु हम पाकिस्तान के विरोध में हैं और हम हिंदुस्तान के साथ में हैं। हम हिंदुस्तान, भारत हमारा देश है। तो नुकसान, आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ? जो वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम होना, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम ना हो करके, वैसे भी आप देखा जाए इंटेंशन यही था कि इनको भड़काया जाए, राइट, हिंदुओं को भड़काया जाए, परंतु हिंदुओं को भड़काने में उनके खिलाफ मुसलमान हो गए, मतलब उनकी जो मंशा थी वो उल्टी पड़ गई। तो इस तरह से कई बार, क्योंकि पाकिस्तान की सोच या पाकिस्तान के टेररिस्ट की सोच उस तरह की नहीं हो सकती। जो अमेरिका की, जो चाइना की सोच थी कि मैं इनको डिस्टर्ब करूं, तो आज पूरा वर्ल्ड हमारे साथ खड़ा हो गया। उल्टा उसका चाइना के लिए बैड इफेक्ट और हमारे लिए अच्छा इफेक्ट हो गया। हालांकि अच्छा इफेक्ट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि इससे सारी प्रगति एकदम से ग्राउंड लेवल पे नहीं है। क्योंकि नहीं, ग्राउंड चाहिए तो ग्राउंड लेवल पे ना, हमारे को विकास, हमारे को शांति तो प्रेजेंट में चाहिए ना। फ्यूचर की शांति की तो बात नहीं कर सकते, फ्यूचर के बारे में तो बात नहीं कर सकते। फ्यूचर निश्चित रूप से अच्छा हुआ है। कहने का मतलब ये, ग्लोबली हमको सिंपैथी बहुत, मैं सिंपैथी नहीं, हाँ सपोर्ट मिला बहुत ज़्यादा मिला है, राइट, सपोर्ट मिला, सपोर्ट एज वेल। हाँ, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिल रही हैं, लोग हमारे साथ हैं और लोग समझ रहे हैं इस बात को। राइट। अब इसमें एक और बात करते हैं, पाकिस्तान ने क्या किया? चाइना ने फटाफट उसके पास वो अपनी F-16 भेज दिया, उसने हमारे ऊपर वो हमले कर दिए। अब मैं महाभारत की एक बात जोड़ना चाहूँगा इसके साथ। अब वो 16, 17, 18, 19 F-16, 17, 18, 19, वो 20, वो 50 F-99 भी भेज ले। महाभारत में क्या हुआ था? शिशुपाल की माँ को भगवान कृष्ण ने वचन दिया था, मैं इसकी 100 गलतियां, 100 गालियां माफ कर सकता हूँ। उसकी माँ ने कृष्ण जी से वचन लिया कि मेरे बच्चे को माफ कर देना, इसकी गलतियों को माफ कर दो। तो उन्होंने कहा मैं इसकी 100 गलतियों तक को माफ करूंगा। अब चाइना के थ्रू जो
यहाँ से पाकिस्तान से जो F-16, 17, 18 आई, तो यहाँ किसी की, यहाँ कोई मोदी जी ने कोई किसी को वचन नहीं दे रखा मैं इसकी 100 गलतियों को माफ कर दूंगा, तब सुदर्शन चक्र उठाऊंगा। भारत ने उसी दिन सुदर्शन चक्र उठाया, उसी दिन उनका सफाया कर दिया। तो कोई 16, 17, 18, 20 वो कुछ ले आए। आज अपोजिशन पार्टीज क्या कहती थी कि हम चाइना के हम पहले युद्ध कब करेंगे, ये क्या सेना क्या इसलिए खड़ी कर रखी है। एक कांग्रेसी लीडर, ना केवल लीडर, एक पूर्व मंत्री ने राफेल के नीचे नींबू मिर्च लगा करके टांग करके, क्या ये इसलिए तुमने राफेल खरीदी हुई थी, क्या सेना को क्या इसलिए रखा हुआ था, 26 जनवरी की परेड के लिए रखा हुआ था। परंतु मोदी जी ने क्या कहा था 2016 में, मोदी जी ने क्या कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। तो इसका मतलब तैयारी 2014 से ही, जब से ही आए थे 2016 में तो तैयारी करके बोली है ना। तो तब उन्होंने बोला खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। ये कल भी बोला है मोदी जी ने। तो साथ साथ नहीं बह सकता मतलब ये उसी समय की तैयारी थी, जो उस समय भी मोदी जी क्या करते हैं या भारत गवर्नमेंट क्या करती है, जब जरूरत होती है तब उनको पानी नहीं देते हैं, यानी गर्मी के दिनों में पानी नहीं देते हैं। आज पाकिस्तान की जो भिखारी वाली स्थिति वो बनी है, वो कोई इस वजह से नहीं बनी है, इसके पीछे पूरा इंडिया का सोची समझी नियत है, स्ट्रेटजी के अनुसार चल रहा है कि जब जरूरत, जब बरसात आती है तो पानी को ज्यादा फ्लो छोड़ देते हैं, ओवरफ्लो डैम भी हो जाता है, तो वो हो जाता है, तो वहां पे पानी एकदम से, जैसे दिल्ली और हरियाणा के साथ जो स्थिति आती है, हथनी कुंड से जब पानी दिल्ली के अंदर आता है बरसात के अंदर, तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो ऐसा ही वहां पर भी होता है। तो मोदी जी ने फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे ही वो यहाँ पर आए, तभी से इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया हुआ था। आप ये देखिए, मोदी जी के विषय में जब बात चल रही, तो और बताऊंगा, मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से क्या बोला, बलूचिस्तान ठीक चल रहा है, मतलब उसको एक थपकी दे दी। अब भारत को तो नुकसान होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान को तो नुकसान होना, मतलब पूरा उसका तो स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब उसके एक छोटे से देश के भी टुकड़े हो जाएं तो उसके लिए कितना हार्मफुल है। परंतु चाइना के लिए पाकिस्तान का डिस्ट्रॉय होना भी अच्छा है, क्योंकि वहां से वो अपनी जमीन पर ला करके और हिंदुस्तान के साथ वो लड़ सकता है, या उसको घेर सकता है, या उसके इकोनॉमी में या बाहर भी जाने का उसका रास्ता यही है। दूसरी बात, मोदी जी जब गुजरात के राष्ट्रपति, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय क्या हुआ था, उस समय भी उनको बदनाम करने की खूब कोशिश की गई कि ये तो टेररिस्ट है, ये तो हिंदू मुस्लिम है। आपको याद होगा 2002 में मेरे ख्याल से गोधरा कांड हुआ था, तो उस समय भी मोदी जी को खूब बदनाम किया गया, और इतना बदनाम किया गया कि अमेरिका ने मोदी जी का वीजा रद्द कर दिया और मोदी जी को आने नहीं दिया अपने यूएस के अंदर। परंतु आज वही यूएस है जो मोदी जी को पलक पावड़े बिछा करके बुलाने के लिए तैयार रहता है। मोदी जी की ये चाहता है कि वो कब मेरी तरफ एक, उनसे मिलने के लिए लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। तो आपने जितनी भी, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे ट्रंप हो, या कोई अन्य जो भी उनके शासक रहे हो, और जब पाकिस्तान के लोग वहां जाते हैं या चाइना के लोग वहां जाते हैं या वो वहां आते हैं, तो क्या एक डिफरेंस तो हम सब लोग महसूस कर सकते हैं। तो हमारे देश की छवि कैसी हुई है और उनकी छवि कैसी है, तो निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी पे तो इसका असर पड़ा। अच्छा, अब ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने अब चाइना से भी हटा दिया वो टैरिफ, मतलब उसको बहुत रिड्यूस कर दिया। अब हुआ क्या, उस समय सारा का सारा माल खरीद लिया, और वो जब उन सब लोगों के हाथ से माल, स्टॉक मार्केट की अगर बात करें, तो वो सारा माल खरीदने के बाद आज वो सब फिर दोबारा से उफान पर है। अगर कल की भी बात करें तो 3-4% की तेजी कल भी थी। तो आज वो सारा माल ट्रंप अपने मन मर्जी के रेटों में बेचेंगे। तो ये उनकी स्ट्रेटजी थी, जिससे कि चाइना घबराया और जिसके कारण से हमारे साथ युद्ध हुआ। हमारे देश में भी कुछ ऐसे, जैसे अब हम अक्सर मुस्लिम लोगों के साथ ऐसा समझते हैं कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, परंतु हमारे देश के अंदर भी तो कुछ लोग ऐसे बैठे हैं। जैसे अभी एक वक्फ पे बड़ा जबरदस्त कानून बना, जो वक्फ का लाभ उठा रहे थे, असल में वक्फ की जमीन उन लोगों के लिए थी
जो कि असहाय है, जो कि निर्धन है, जिनको कि समाज के में सहायता की जरूरत है, परंतु उस जमीन का कुछ जो लोग हैं उन कानूनों का फायदा उठा लेते हैं और उसका निजी इस्तेमाल करते हैं या किराए पे प्रॉपर्टीज को देते हैं, जिससे कि उसका केवल फायदा गरीबों को ना होकर के उनकी अपनी पॉकेट के अंदर चला जाता है। तो अब ऐसा ही तो उस पे तो मोदी जी का ध्यान था, सब लोगों का ध्यान था, परंतु क्या आज की जो स्थिति है उसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए। एक वो लड़की है कोई नेहा राठौर, एक ये डकैत है जिसने पहले भी दिल्ली को बंधक बना करके रखा था, 2-3 साल तक बंधक बना करके रखा, फिर पंजाब में शंभू बॉर्डर पे अभी तक था, तो अब मान के ऊपर जब बात आई तो मान ने उनको फिर वहां से रातों रात उनको उठा करके फेंका। तो यहाँ भी उसकी ऐसी स्टेटमेंट आती है। जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विषय में कोई बात कर सकते हैं, उनके बयानों पे कोई बात कर सकते हैं, तो क्या स्वतंत्रता की आज़ादी का मतलब ये है कि हम ऐसी ऐसी बातें कर जाएं जो कि ये डकैत और ये नेहा राठौर कर जाती है, जबकि असदुद्दीन और अकबरुद्दीन जैसे लोग पाकिस्तान के खिलाफ है और ये कहते हैं उनका पानी हम कैसे रोक सकते हैं या कुछ करके दिखाएं। अरे करके दिखाएं। मोदी जी ने ये कहा था कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगी और 6 तारीख को उनके जा करके उनके ऊपर रात को हमला कर दिया गया। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि किसी सिविलियंस के साथ कोई काम किया करा जाए। कैंप्स भी टेररिस्टों के कैंप उड़ाए। तो इसलिए हमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आज से पहले 1950 में जो आईएनओ ने हमारे साथ हमारे खिलाफ था, तो उसके बाद आज हमारी स्थिति क्या हो गई है। आज हमें कोई किसी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं हुई कि हमने उन आतंकवादियों को, लेकिन कई बार सोशल मीडिया पे हमारे जैसे ही कुछ भाई कुछ लोग गलती कर जाते हैं। हमने इस्लामाबाद पे झंडा गाड़ दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने सिविलियंस को मार दिया, तो ये बात सच्चाई नहीं है। इससे हमारे देश का हम भावनाओं में बह करके बात नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छी बात होगी। अपोजिशन के लोग अक्सर अडानी की बातें करते रहते थे, अडानी का मोदी जी का संबंध है। अरे अडानी जी के संबंध को तो आज से आप सैल्यूट करने लग जाओगे, क्योंकि अडानी जी के जो द्रोण हैं उनके द्रोणों से ही पाकिस्तान की और चाइना की मिसाइलों को उठाया गया है। तो हर व्यक्ति केवल हर चीज के अंदर से यदि हम नेगेटिविटी देखने की कोशिश करते हैं, केवल राजनीति हर चीज में रखते हैं, तो ये बात ठीक नहीं। हाँ, नुकसान युद्ध से बहुत नुकसान हुआ है। युद्ध से अभी जो नुकसान हुआ है, अगर इससे ज्यादा युद्ध लंबा चलता है, सीज फायर हुआ, अमेरिका बीच में आया, ट्रंप बीच में आए और सीज फायर होने, आपको लगता है उसके पीछे भी उसकी कुछ स्ट्रेटजी और गेम प्ले था? ये भी हो भी सकता है, मैं ये कहता हूँ है, पर उससे हमें क्या नुकसान है, हमें क्या फायदा है, ये समझना हमारा पर्पस तो ये होना चाहिए ना। ये तो क्योंकि वो तोड़ दिया गया, सीज फायर कुछ ही वक्त में तोड़ दिया गया। हाँ, ये देखो, अगर किसी भी व्यक्ति का झगड़ा होता है, हम साधारण झगड़े की भी बात करते हैं, हम देशों के झगड़े पे बाद में बात नहीं करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का झगड़ा होता है तो हमारा देश, हम हिंदुस्तान के लोग एक ऐसी मिट्टी के बने हुए हैं कि हम ना किसी से जल्दी से झगड़ा नहीं करते हैं। अगर किसी स्थिति पे आकर के भी झगड़ा करना पड़ भी जाता है तो हम क्या सोचते हैं कि वो झगड़ा ज्यादा देर लंबा ना चले, और ईगो या स्वाभिमान होता है, तो उसके लिए हम अपेक्षा करते हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति आए और वो हमारे बीच में मध्यस्थता करे, सो दैट के हम भी पीसफुल रहे और सामने वाला भी। ये हम सब की एक, जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनकी एक स्ट्रेटजी, उनका एक स्वभाव है, स्ट्रेटजी भी नहीं कहूंगा, ये हम सब लोगों का एक स्वभाव है। तो हमें तो अपनी उस स्वभाव के हिसाब से ही चलना चाहिए। हम उसमें कमी या बेसी निकालें तो ये ठीक नहीं है। अब ट्रंप ने जो किया, अब सपोज वो कहते हैं कि हम उन पे, हिंदुस्तान पे परमाणु हमला कर देंगे, तो उसका नुकसान, वो तो नंगा है, पाकिस्तान के पास तो कुछ नहीं है, खोने के लिए क्या है, कुछ नहीं। खोने के लिए क्या है। तो क्या हमारे जो लोग चाहते हैं युद्ध को लंबा करना, या केवल मजे लेने के लिए चाहते हैं कि युद्ध लंबा हो जाए, तो भाई ये मजे कोई ज्यादा, ये मजे नहीं है। जिसका बच्चा जाता है, जिसका व्यक्ति, जिसका एक भी सैनिक जाता है, जब हम 27 लोगों के मरने पे, 27 शहीद होने पे या मार दिए जाने पे हम सब करुणा से भर जाते हैं, तो उस एक बच्चे को जो जाकर के शहीद हो जाए बॉर्डर पे, उसको उस अग्नि में, उस भाड़ में कैसे झोंक सकते हैं।
वो हमारा आपका किसी का भी बेटा हो सकता है, किसी की भी बेटी हो सकती है। तो निश्चित रूप से जिन लोगों के मन में ये भड़ास रह गई है, जिन लोगों के मन में ये बात है कि भाई युद्ध तो होना चाहिए था, इसको सबक सिखाना चाहिए था, उस आप हम जनरल बात करते हैं, एक सड़क के ऊपर से एक भिखारी जा रहा है या एक नंग व्यक्ति जा रहा है, तो क्या हम उससे झगड़ा करते हैं? उससे हम बच के चलते हैं। हमें पता है इसकी औकात नहीं है और हम अपना समय इसकी साथ क्यों, अपनी एनर्जी और अपना समय क्यों बर्बाद करें? जब हम उसको छोड़ सकते हैं तो क्या उसमें और हमारे में ये फर्क, इतना फर्क है नहीं, तो हम उससे क्यों भिड़ना चाहते हैं? तो जो ट्रंप ने किया निश्चित रूप से अच्छा किया और उसके परिणाम यही है कि भाई हम जल्दी से जल्दी, आप देखिए आज यूक्रेन का और रशिया का जो युद्ध आज तक चल रहा है, रशिया बिल्कुल तबाही के कगार पे खड़ा है। यूक्रेन तो पहले से ही खत्म था, लेकिन रशिया भी खत्म होने के कगार पे खड़ा है। तो इतनी बड़ी इतनी बड़ी एक ताकत, सुपर पावर होने के बाद तो युद्ध से कभी हल नहीं होते, हल तो शांति से ही होते हैं। शांति में ही आपका दिमाग काम करता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कूल एंड काम रहना चाहिए। तो कूल एंड काम रहेंगे तो आप डिसीजन अच्छे ले पाएंगे। तो निश्चित रूप से मोदी जी की हर कदम की सराहना करता हूँ कि उन्होंने इस तरह से अपने देश का, न केवल अपने देश का बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल कायम करी है। तो निश्चित रूप से हमें इसके लिए उनको शुक्रिया भी कहना चाहिए और पूरे देश के जवानों के लिए भी हम पूरा संवेदनशील है और उनके प्रति भी हम अपना कंसर्न भी रखते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, और जिसके लिए आप जाने जाते हैं, सराहनीय है। बल्कि वो लड़की सोफिया जो हमारी सेना की अध्यक्ष वहाँ पर, जिसके ऊपर ये चार्ज दिया हुआ है, कितनी काबिल ऑफिसर है, राइट। और किस तरीके से वो बात करती हैं, किस दम्भ के साथ बात करती हैं, किस स्वाभिमान के साथ बात करती हैं, वो भी सैल्यूट के लायक है। जिन लोगों की मृत्यु, जो शहीद हुए, जिनको धर्म पूछ करके गोली मारी गई, उनको भी आज सांत्वना देने का, उनको भी आज उनके परिवारों को सांत्वना देने का भी समय है। और हम सब लोगों ने कैंडल मार्च भी किए हैं, सब लोगों उनके प्रति संवेदनाएं दिखाई हैं। तो ऐसा हम सब लोग समझते हैं कि भाई उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है सबका। आपके हिसाब से अब फ्यूचर क्या है, एज एन आपका ओपिनियन वे में, पाकिस्तान और इंडिया का? जैसा आपने बोला, चाइना की मंशा, चाइना का इंटेंशन, चाइना की स्ट्रेटजी ये है कि इसको डिस्टर्ब किया जाए, इसकी मार्केट को और इसकी ग्रोथ को, इसके डेवलपमेंट को इंडिया की बड़ा नाप बनने से रुकावटें, जितनी रुकावटें वो पैदा कर सकता है, पाकिस्तान को मोहरा बना करके वो करें। फ्यूचर में आपको क्या लगता है? ये अभी देखो, अभी के लिए भले ही मान गया है, या अब इसको ऐसा भी नहीं कह सकते कि मान ही गया है, या और क्या चैलेंजेस आने वाले हैं? ये चैलेंजेस अभी बना रहेगा। क्योंकि देखो, हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, वो लोग हैं, तो वो लोग क्यों चाहेंगे कि हम उनके बराबर में आए या वो हमसे ऊपर जाए? तो निश्चित रूप से वो बराबर आने की तो बात कोई भी होती ही नहीं है। कोई कभी किसी के बराबर नहीं होता, उससे अच्छा ही होता है जो भी आएगा, उसके लेवल पे कोई नहीं होता। तो उस बैरियर को तोड़ने वाले हम हैं। तो हमारे सामने ये चैलेंजेस आने स्वाभाविक है। तो हमें इनको पॉजिटिवली लेना चाहिए। यदि हमने आगे बढ़ना है तो हमें कूटनीति भी चाहिए, हमें साम दाम दंड भेद, हमें सारी चीजों को ही चलना होगा। हम ये नहीं है कि हम साधुवाद के कारण ही केवल साधुवाद से ही चल पाएंगे। हमें सब चीजों को, हमें सब अपनी दृष्टि को खुला रखना पड़ेगा, हमें अपने मन को खुला रखना पड़ेगा, हमें सब चीजों को देखना होगा कि ये घटना एक हमारे लिए एक आई ओपनर कह सकते हैं। ये हमारे को आंख खोलने के लिए उन्होंने चेताया है कि हम ऐसा कर सकते हैं। वो इस बात से बाज नहीं आने वाले। वो क्या बाज आएंगे? उनका बाप बैठा है ना चाइना, वो नहीं आने देगा। पर्पस उनका है। अब IMF ने उनको इतना सारा लोन दे दिया। अरे भाई, किस लिए? क्या आप टेररिस्ट को लोन दे सकते हो? आप ये कोई युद्ध तो नहीं था। ये तो हमने केवल उनके आतंकवादी ठिकानों को उड़ाया था, उन अड्डों को उड़ाया था। हमने ये युद्ध की घोषणा नहीं की थी, पहल हमने नहीं करी थी, ना पहल की, और बाद में भी। लेकिन जब उन्होंने सिविलियंस को मारने की बात की, तब हमने बात कही है कि हम तुम्हारे इस्लामाबाद तक खत्म कर देंगे, हम इसको सब सारे को उड़ा देंगे। ये बात हमने कही है। हमने किसी सिविलियंस को नहीं मारा, परंतु
उनका जाता क्या है, उनके पास खाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं नहीं है, है, उनके right. पास पीने के लिए पानी नहीं है, उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उनका जो बाप है ना, उसको समझ आ नहीं सकता। आपने फ्यूचर की बात की, तो उसके उसके पास रास्ता यही है, तो वो हमें डिस्टर्ब करेगा और हमें स्ट्रांग रहना है। फंडिंग मिलना आईएमएफ का आपके हिसाब से सही है, और मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं है, और कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? नहीं बोल रहा, देखिए ये इतनी जल्दी की बात है, ऐसा नहीं है नहीं बोलता। क्या होता है शुरू में, ये मेरी और आपकी वार्ता नहीं है, ये देशों की वार्ता है। इसको धीरे धीरे ऐसे पहले बात को समझना होता है, जब धीरे धीरे परिस्थितियों को समझा जाएगा, बात को सामने आएगी, आपको अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, उनको अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, तब ये समझ में आएगा कि ये काम उनसे गलत हो गया। तो ये तब उसके बाद जैसे हमारा 1950 में हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमारे को एक अलग थलग से समझा गया था, तो आज ये समझा जाएगा कि इन आईएनए ने भी गलती कर दी है। वो फंड देना ठीक है, अगर फंड का मिसयूज होगा तो आज हम हैं, कल तुम्हारी बारी है। 9/11 का अटैक भूल गए? मैंने अपनी बात के शुरू में कहा था कि भिंडरवाले को हमारी प्रधानमंत्री, जो बहुत ही आदरणीय थी, बहुत ही आयरन लेडी थी, और ये कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, तो उन्होंने सपोर्ट किया था, तो उन्होंने ही उसको मार दिया। तो ये किसके होंगे फिर? ये उनको नहीं मारेंगे क्या? ये अपने सगे बाप के भी नहीं है, तो ये उनको नहीं मारेंगे, ये निश्चित रूप से उनको मारेंगे। तो आप उनको फंडिंग करोगे तो आपको ही मारेंगे। एक गुंडे को, एक किलर को फंडिंग करने से आज वो किसी और को मार रहा है, कल को तुम्हारी बिल्डिंगें भी तो उड़ाई थी और उड़ाएगा। राइट। और छुपाबाद में, एबोटाबाद पाकिस्तान में, राइट, उसको सबसे सेफ क्या लगा? ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान, सबसे सपोर्टिव जो जगह पाकिस्तान। तो वो कब तक वो खत्म हो जाएगा? पाकिस्तान का वजूद आज कोई अगर 800 करोड़ लोगों में देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा बड़ा उसका कोई योगदान है किसी भी जगह पर। अरे उनके प्रधानमंत्री के साथ उनकी जेल में क्या हो गया? एक 80 साल के व्यक्ति का रेप हो जाना, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सके? और केवल साधारण व्यक्ति नहीं, जो एक बहुत बड़ा क्रिकेटर, एक हॉस्पिटल जिसके चलते थे, और जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उसके साथ ऐसी भयावह घटना हो जाना, निश्चित रूप से शर्म के लिए बात है उस देश के लिए। और यहाँ हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, परंतु जब बात चलती है तो निश्चित रूप से कही जाती है, तो क्या उनके लिए डूब मरने की बात नहीं है? तो पाकिस्तान के विषय में तो कोई ज्यादा कुछ बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, पर उसकी फंडिंग होना, निश्चित रूप से आपका जो पॉइंट है वो बहुत वैलिड है। ये फंडिंग जब इसके बारे में जब समझ में आएगा तो ये देखा जाएगा कि भाई ये कितना गलत काम हो गया। क्योंकि मेरे हिसाब से लोन को रीपे करना, चुकाना तो उनके बस की बात नहीं है। मिलते जाना मतलब एम्पावर करना के आप देखिए, भारत को इसमें भी ये फायदा है कि वो और कर्जे में आ गया। वो कब तक कर्जा चुकाएगा? पहले ही इतने डेट में है और सारा उसके पास और कर्जा आ गया। और उसको मिला क्या? कुछ भी। युद्ध में तो हमें भी नहीं मिला। युद्ध में हम के भले ही अपने कॉलर ऊंचे कर ले, पर मिला क्या? कुछ नहीं। युद्ध में तो कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो जिस तरीके से ये वॉर चल रहा है, स्टॉक मार्केट्स और इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस पे एज ए बिजनेसमैन होने के नाते आपने जो ऑब्जर्व किया, क्या प्रभाव पड़ा? हिमांशु जी, इसका असर तो देखो अभी क्या है, एक बार के लिए तो ठीक लग रहा है, परंतु क्योंकि चाइना की मंशा ऐसी है, वो चुप बैठेगा नहीं। तो अभी हमारा एक बार के लिए थोड़ा सा स्टेबल होना, हालांकि आजकल जो बहुत ज़्यादा तेजी आई तो उससे ऐसा एक बार हम सब लोग उसमें हो गए कि भाई बहुत ये हम सब ने ठीक कर लिया है, परंतु ये घटनाएं फिर दोबारा से छोटी छोटी घटनाएं होंगी। तो इस साल कम से कम एक स्टेबिलिटी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, इसमें चढ़ाव की ऐसा दिखाई देता है कि भाई जब कभी भी कोई ऐसी लड़ाई की, घर में भी कोई लड़ाई हो जाती है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो हालांकि दिखने के लिए ये सब चीज़ें ठीक है, क्यों, और
अगर आप शेयर बाजार की या कमोडिटी बाजार की बात करें तो केवल एक हवा के ऊपर ही तेज हो जाता है, तो लेकिन एक हवा के ऊपर मंदा भी हो जाता है। तो इसलिए ये स्लो एंड स्टडी का गेम है। तो धीरे धीरे जब चलेंगे, इकोनॉमी को तो उठना ही है, भारत को तो सुपर पावर या बनना ही है, परंतु इसमें टाइम लगेगा। परंतु अगर हाल की बात को सोच करके एकदम से ये सोचें जैसे कल 3000 पॉइंट एकदम से उछल गया था, तो निश्चित रूप से कभी ये 3000 पॉइंट वापस भी आ सकता है। और जो स्लो एंड स्टडी वाली जो हमारी स्लो प्रोसेस रहेगी, निश्चित रूप से वो वाली ठीक रहेगी। युद्ध के समय की किसी भी बात को हम ये नहीं कह सकते कि ये इसको आधार नहीं बनाया जा सकता। और इससे मेंटली अफेक्ट भी या नहीं होना चाहिए, किसी पैनिक भी नहीं होना चाहिए। पैनिक तो बिल्कुल बिजनेसमैन को, मार्केट्स को, इन्वेस्टर्स को, राइट, उनका कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, ना हिले। देखिए, ये तो बात हम सबको समझ में आती भी है और आई हुई है कि भारत के पास आज भारत एक सुपर पावर बनने की कगार पे खड़ा हुआ है। कॉन्फिडेंस की कहीं कोई लैक नहीं है। लैक है तो उन आस्तीनों के सांप की वजह से है, जिसके बारे में मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस अभिव्यक्ति की आज़ादी जरूर है, परंतु देश की अस्मिता के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में, तो यहाँ पर जब आकर के आप कोई भी ऐसा आस्तीन का सांप है तो उसे कुचलने का काम। अब योगी जी की क्या स्ट्रेटजी थी, अब बुलडोजर की स्ट्रेटजी लेकर के आए, मैं उसके के साथ हैप्पी नहीं हूँ। मैं अपना विचार आपके साथ व्यक्त करता हूँ। उससे पहले उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, जैसे वो विनोद दुबे था या अतीन अहमद था, तो उन लोगों को वो तुरंत दान महाकल्याण। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं, कोई कोर्ट उनको कुछ दोषी नहीं ठहरा सकती। अब ये बुलडोजर का ना लंबा प्रोसेस है, वो बाद में करते रहो ना। आप एक बार तो आप देखिए, इंडिया, आप मुस्लिम कंट्रीज की बात करते हैं, सऊदी की बात करते हैं, दुबई की बात करते हैं। दुबई में क्या है, दुबई में कानून इतने सख्त हैं कि कोई किसी की तरफ गलत नजर से, गलत काम से कोई कुछ नहीं कर सकता। तो रीजन बिहाइंड इज के कानून सख्ती इतनी ज्यादा है। तो जब योगी जी जैसे जब वो वाला पैटर्न था ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब घर गिराने से कुछ फर्क नहीं पड़ता लोगों को। सीधा का सीधा ऐसा कानून होने चाहिए, ऐसी बातें होनी चाहिए कि भाई आप उनको बिल्कुल कोई हिम्मत ना कर पाए, सोच ना पाए। तो ये जो हमारे देश में जो गंदे लोग बैठे हैं ना, इनको आइडेंटिफाई इनको आइडेंटिफाई करके आप देखिए, सब, चाहे राहुल गांधी है, चाहे खड़गे साहब है, किसी भी व्यक्ति या किसी भी अपोजिशन की कोई भी पार्टी थी, सब लोग इसमें साथ हुए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ऐसा मजाक उड़ाया, या जो मजाक उड़ाते हैं, तो उन लोगों को क्या सबक नहीं सिखा देना चाहिए? तो इस बात के विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो दूसरे देशों से हमें ये सीखना पड़ेगा, मुस्लिम कंट्रीज से हमें ये सीखना पड़ेगा कि भाई कि हम क्या कर रहे हैं, कि हमारे को कैसा करना चाहिए। एक तरफ मुस्लिम लोग बुत प्रस्ती के खिलाफ है, परंतु भारत का साथ देने के लिए सऊदी में जाकर के भगवान विष्णु का मंदिर बना। हाँ जी। तो वो लोग हमारी इतनी इज्जत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, हमारी सभ्यता को अपनाने के लिए तैयार है, उसका रेस्पेक्ट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के लोग बैठ करके हमें गालियां दे, हमारे को भी गालियां दे, सरकार को भी गाली दे। चलो, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, आपको अपनी बात कहने का ढंग, राइट टू स्पीच है, परंतु आप उसको नाजायज अगर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सरकारों को, हमारे जो न्याय प्रणाली है और हमारे जो कानून व्यवस्था है, उसको ध्यान देना चाहिए। दोबारा से ऐसा ना हो जैसे 2 साल लाल किले पर ही झंडा गाड़ दिया गया था, झंडा फहरा दिया गया था, खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया था। तो इन चीजों को जब तक सख्ती से नहीं कुचला जाएगा ना, तो हम एक व्यक्ति को, मैंने कहा, साम दाम दंड भेद सभी चाहिए। तो मोदी जी में कभी कभी हमें ये एहसास होता है, हालांकि उनकी कूटनीति को समझ पाना भी इतना आसान नहीं है, परंतु उनको क्यों इतनी खुली छूट दी जाती है कि कोई भी आदमी ये आए और 1000, 2000, 5000, 1 लाख आदमी ले आए, तो क्या ऐसा पूरे देश को डिस्टर्ब कर पाए? अगर थोड़ा सा इसमें और एडिशन होती, थोड़ी सी और सख्ती की जाती, तो उस समय के बाद से ही ये चीजें ठीक हो गई होती।
क्या एक तो पाकिस्तान के टेररिस्टों ने जो वो सिविलियंस को मारा, क्या जो सड़कों को जाम किया गया 2 साल तक क्या वो टेररिस्ट एक्टिविटी से कम मानते हैं उसको? सिविलियंस को जो तंग किया गया, जो उनको आने नहीं दिया गया, उनको जाने नहीं दिया गया, किसी एम्बुलेंस के लिए, किसी के कार में कोई बीमार आदमी था, किसी को किसी इमरजेंसी के लिए कहीं जाना था, तो वो पूरी दिल्ली को 2 साल तक के लिए बंधक बना दिया गया। और इतनी ज्यादा हुज्जतें वहां पर हुई, शराब की नदियां वहां पर बह रही थी, ऑनलाइन तारों से, जो भी दिल्ली में सरकार थी उसने उनको सहयोग किया, उनको खाने पीने की व्यवस्था की। तो क्या जंगल राज के लिए है? तो यहाँ पर मेरा सुझाव है, मेरा अपना ये कहना है कि निश्चित रूप से इसको बंद किया जाना चाहिए। यहाँ पर सख्ती की भी आवश्यकता है। ये भी टेररिस्ट है, ये उनसे कोई भिन्न नहीं है। उन्होंने जान ली है तो इन्होंने जान लेने की कोशिश की है। उन्होंने 302 किया तो ये 300 जान से मारने का प्रयास किया, अटेम्प्ट टू मर्डर है ये। और सिविलियंस का ये कोई कम नहीं है। तो इसको भी हमारी सरकारों को, हमारे कानून व्यवस्था को, हमारी बाकी की प्रणाली को भी, न्याय प्रणाली को भी इसके ऊपर यदि थोड़ा सा इस बात पे काम कर लिया ना, तो निश्चित रूप से जो हमारा विकास 10 साल में होना है वो हम 5 साल में कर पाएंगे। और यदि युद्ध हुआ तो हम जो आज तक जिस स्थिति में है उसके पीछे 50 साल चले जाएंगे। यस। तो युद्ध कहने में बहुत आसान है, लेकिन उसको भुगतने में सदियां बीत जाती हैं और न जाने क्या होगा। तो अच्छाई इसी में है कि अपने प्रिंसिपल्स के साथ हम आगे बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से इस हमारे देश का भला होने वाला है। युद्ध चल रहा है और चलता रहे, ये इंटेंशन कौन कौन रख सकता है, रख रहा है, और आपके हिसाब से कौन कौन प्रयास कर रहा है कि युद्ध चलता रहे और ये इसी तरीके से बिजी? देखो, इसके पीछे बेसिकली तो चाइना ही है, या जो लोग हमारी तरक्की से जलते हैं। ये ना केवल देश में, ये हमारे घरों में, हमारे व्यापारों में, हमारी सब जगह, हमारे ऑफिसों में भी यही बात होती है। युद्ध चलता रहता है। कुछ लोग हमारी तरक्की से जलते रहते हैं, कुछ लोग हमें अप्रेजल नहीं लेने देते, कुछ लोग हमें वहां तक नहीं पहुंचने देते जहां तक हम जाना चाहते हैं या हम जहां डिजर्व करते हैं। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, सब लोग टांग खींचने के लिए लगे रहते हैं। तो इसलिए, लेकिन जिसने ठान रखा है, जिसने सोच रखा है, जिसने मैनिफेस्ट कर रखा है, जिसने बिल्कुल प्लान कर रखा है कि मुझे वहां पर पहुंचना है, उसको पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये परेशानियां आती रहती हैं, आती रहेंगी। इंडस्ट्री का कौन सा सेक्टर इस वजह से ज़्यादा उस पर एडवर्स इफेक्ट हुआ है? काफ़ी वल्नरेबल अगर आप समझ सको तो, कि सेंसिटिव माहौल में आया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर या ऑयल सेक्टर? देखिए, सारे सेक्टर्स पे असर पड़ा है। आप इन सेक्टर्स की बात करें, टूरिज्म पे कितना फर्क पड़ा है। आज कश्मीर कौन जाएगा? कश्मीर का टूरिज्म यदि देखा जाए, पॉपुलेशन का कश्मीर में कोई हिंदू नहीं रहता। जम्मू में तो हिंदू रहते हैं, परंतु कश्मीर में कोई हिंदू नहीं रहता। तो उनका सबसे पहले नुकसान किसको हुआ? यदि वो जात पूछ करके मार रहे हैं तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को नुकसान हुआ। जो भारतीय मुसलमान, जो कश्मीर के हमारे मुसलमान हैं, उन भाइयों को नुकसान हुआ। कितने वर्षों के बाद उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था हुई थी। और आज, और बड़ा उनके अंदर इतनी मेहमान नवाजी है, इतने अच्छे लोग हैं। मैं तो हर साल जाता हूँ, हर साल कश्मीर में, मेरे को उनकी मेहमान नवाजी जैसी मेहमान नवाजी नहीं लगती। आज कौन व्यक्ति वहां जाएगा? कौन व्यक्ति उन पे धन लुटाएगा? कौन व्यक्ति उन पे इज्जत लुटाएगा? क्यों डर जाएंगे लोग? तो क्यों उनको हुआ। बाकी की जगह भी, अब आज भी मैंने देखा है कि कोई अमृतसर जाता हुआ जहाज वापस आ गया, क्योंकि कोई पाकिस्तान का ड्रोन ऐसा समझ में आया था कि कोई ड्रोन, एक आम आदमी के एक पूर्व मंत्री ने ये डाली हुई थी पोस्ट सोशल मीडिया पे, तो वो मैंने देखी है। मैं इसकी ऐसे उसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, परंतु उसने ये पोस्ट डाली हुई थी कि देखो, भारत सरकार ये कह रही है कि हम सीज फायर हो गया, और ये देखो, ये पूरे हवाई जहाज की उसने फोटो डाली हुई है सोशल मीडिया पे कि ये वापस आ गया है और ये कह रहे हैं शांति हो गई है। तो
इस तरह की घटनाएं होती हैं। सारा जो एयर एमिनेशन वाली, एयर एंड एमिनेशन वाली इंडस्ट्री है, एयर कितना एमिनेशन, नुकसान, हाँ। कितना नुकसान हुआ है, वो होने वाला है। तो इसी प्रकार से जो बाहर विदेशों का टूरिस्ट यहाँ आने वाला यस, था, आने वाला था, हाँ। ऑयल सेक्टर हुआ, कौन सा सेक्टर ऐसा है जो अछूता रह जाएगा? और जो हमारा तो एक बजट है हमारा, जो हमारा बजट होता है रक्षा पे, बहुत एक अच्छा खासा बजट बजट होता है, होता है डिफेंस पे, हाँ। डिफेंस पे बहुत अच्छा खासा। तो हम लोगों उस बजट से तो नहीं डरने वाले हैं, परंतु नुकसान क्या है? नुकसान ये होने वाला है कि हमारे, जब हम डिस्टर्ब होंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा? हम अपनी फैक्ट्रीज कैसे चलाएंगे? हम हमारी अपनी प्रोडक्शन कैसे करेंगे? कमाई कम हो जाएगी और खर्चे बढ़ जाएंगे। खर्चे बढ़ जाएंगे, लोग स्टोर करना शुरू करेंगे। पाकिस्तान में ये हो गया, सोशल मीडिया पे इतनी खबरें आ रही हैं कि आटा रख लो या जो सामान इकट्ठा करके रख लो, तो उससे क्या होगा? भगदड़ी तो मच रही है। तो यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, पैनिक, यहाँ भी पैनिक हो अभी जाएगा। सुनने में आया था पीछे भी कि सोशल मीडिया पे ये बात है कि रख लो, चीज़ें खराब होने वाली हैं। हाँ, नहीं मिलेंगी या बाहर से नहीं आएगी। हाँ। तो हर इंडस्ट्री पे, जीवन के हर सांस लेने तक पे भी वो हो जाएगा। आप समझते हैं हेल्थ सेक्टर पे कितना, एक मैं अभी घटना बताता हूँ। मैं अभी एक कल मेडिटेशन कैंप करके आया हूँ 3 दिन का। तो उनके जो पिताजी थे, हैं मतलब, वो सेना से रिटायर्ड है और वो 88 वर्ष के हैं। तो वो कह रहे थे मुझे भी सेना, मुझे भी जाना है। तो एक 88 साल का व्यक्ति, जब वो, उसके अंदर आज भी ये भावना है कि वो जाने के लिए तैयार है, तो वो जो फिजिकली फिट है या नहीं है, वो मेंटली स्ट्रोंग है या नहीं है, परंतु जब ऐसे भाव एकदम से किसी के मन में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से उसको भी तो नुकसान, उसको भी तो अटैक होने का खतरा है। इन सब चीज़ों के लिए स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। वो लड़ाई हो गई तो अननेसेसरी खर्चा होने वाला ही है, हर चीज़ पे खर्चा होने वाला है। हमारी सड़कें डिस्ट्रॉय होती है, जब पाकिस्तान की अब जो चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई है, तो निश्चित रूप से सबको नुकसान होने वाला है। राइट। जो चीज़, जो पैसा, जो फाइनेंस को हम ग्रोथ में इस्तेमाल करने वाले थे, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में चला जाएगा वो सब लोग। तो हर सेक्टर में नुकसान होगा, केवल एक सेक्टर की बात नहीं कर सकते। इसके थ्रू जो इंस्टेबिलिटी आई या आ सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो आपको लगता है कि वो पीछे हटेंगे या उनका विश्वास डटा रहेगा, नहीं इंडिया ग्रो करेगा लॉन्ग टर्म में, मोदी जी के ऊपर भरोसा है, ऐसा? तो आपको क्या लगता है उसमें? देखिए, उन लोगों को भरोसा तो ज़रूर है और भरोसा रहेगा भी, परंतु आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, आपने एक ऐसी कहीं भी इन्वेस्ट करना है, आपको पता है वो कंपनी चलेगी, परंतु इस समय उसके हालात अच्छे नहीं है, तो क्या आप इन्वेस्ट करेंगे? तो कोई भी एफआई उस समय एक बार के लिए चुप हो जाएगा और वो और कहीं इन्वेस्ट कर देगा। तो लेकिन वहां से पैसा निकालना उसके हाथ में नहीं होता। उसकी इकोनॉमी, उस जहां भी वो इन्वेस्ट करेगा, तो उससे जब हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे, वो कहेगा कि मैं इंडिया में लगाना चाहता हूँ, हो सकता है उसके पास उस समय फंडिंग ना हो। तो इसका इतना एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाला है, ये विश्वास के बावजूद, ये पक्का निश्चय के बावजूद कि भारत को कुछ नहीं होगा, तब भी एक बार के लिए मन डामाडोल होगा और वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। ओके। स्मॉल स्केल बिजनेस और नए स्टार्टअप्स, उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं आपके हिसाब से इस अनसर्टेनिटी के थ्रू? राइट। देखिए, स्टार्टअप्स जो है वो तो बिल्कुल भी अब एकदम से नहीं हाथ डाल पाएंगे। अच्छा। जैसे एफआई की बारे में हमने बात की, हर व्यक्ति कहेगा कि एक बार स्टेबिलिटी आ जाने दो, एक बार हो जाने दो, क्योंकि अभी भी लोगों के दिल में क्या होता है, जब आपका पड़ोस में भी कोई झगड़ा हो जाता है ना, तो 2-4 दिन तक दिमाग उसर ही लगा रहता है। आप, ये इतनी बड़ी घटना हुई है कि कहीं ना कहीं एक हमारा, देखो सोशल मीडिया के मैंने हमेशा फायदे गिनाए हैं, आज मैं उसके नुकसान की बात करता हूँ। क्योंकि जो लोग खाली हैं, जिन लोगों के पास समय है, जो समय पास करने की बात करते हैं, टाइम को व्यतीत जिन लोगों ने करना है ना, उन्होंने इस तरह की खबरों को चला देना है। तो उससे नुकसान क्या होने वाला है? नुकसान उससे ये होगा कि आदमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, वो ये कहता है वेट एंड वॉच कर लेता है। तो जिसको स्टार्टअप करना है, जिसने लोन लिया हुआ है, जिसने कुछ काम किया हुआ है, या जो जिसने स्टार्ट कर चुका है,
स्टार्टअप करना है या कर चुका है या स्मॉल बिजनेस है, तो वो सब लोगों के लिए बड़ा चैलेंज आने वाला है। वो एक तो जिसने करना है तो वो तो एकदम स्थिर हो जाएगा, वेट एंड वॉच की पोजीशन में आ जाएगा। जो कर चुका है उसको भी ऑर्डर्स उस हिसाब से नहीं मिलेंगे कि कल क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। तो मेरा यही आग्रह है, यदि हमने अपने देश को, अपने समाज को, अपने भाइयों को आगे बढ़ाना है तो हमें पॉजिटिव रहना है और कम से कम र्यूमर्स नहीं होने देनी है। हमने किसी भी बात को शेयर नहीं करना है। हमने अपने आप से कोई ऐसी बात नहीं कहनी। अगर देखिए हमारे की यदि आपको सेना पे भरोसा नहीं है तो बात आप बताएं। यदि आपको किसी हमारी प्रधानमंत्री पे या हमारी सरकारों पे भरोसा नहीं है, जब पूरा वर्ल्ड हम पे भरोसा कर सकता है तो हमें भी ये नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म का हमें इस समय यदि सब लोग पॉजिटिविटी उसमें भर जाएंगे तो निश्चित रूप से यदि हम एक हो जाएं, जैसे भारत के मुसलमानों ने इस समय दिखाया, जैसे भारत की सारी अपोजिशन पार्टियों ने हम सब लोगों को, हमारी सरकारों को सपोर्ट किया, तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए ये परेशानी मेरी है और मुझे इसको शांतिपूर्वक हल करना है, मुझे इसका पैनिक नहीं बनने देना है। तो कम से कम यदि हम सब लोग ये प्रण कर ले कि मैं किसी भी हाल में किसी भी नेगेटिव न्यूज़ को ना शेयर करूंगा और ना उसका भागीदार बनूंगा, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आप आधी से ज़्यादा जंग जीत जाएंगे। राइट। बहुत सारी खबरें, मतलब मेरे हिसाब से 70 से 80% खबरें फेक होती हैं, र्यूमर्स होती है। राइट। फैक्ट चेक करने का आपके हिसाब से क्या सही तरीका है कि क्या ये जो भी न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो रियल है या फेक है, मिसलीड करने के लिए बनाई गई है या फैलाई गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जब सीज फायर की जब इंफॉर्मेशन आई या न्यूज़ आई तो हमने एक बार में भरोसा नहीं किया। तो हमारी गवर्नमेंट की हर जगह हमारी लीगल, हमारे सब लोगों के स्पोक्समैन्स हैं, सरकारों के स्पोक्समैन्स हैं, पार्टियों के स्पोक्समैन्स हैं और कोई हर चीज़ का एक सोर्स है जहाँ पे जाकर के वो वहाँ से आती है। तो जब हमारे मंत्री ने ये घोषणा की कि भाई ये सीज फायर का, उनको 3:35 पे मेरे पास फ़ोन आया है, हमारे यहाँ फ़ोन आया है और ये 5 बजे तक के लिए ऐसा किया गया है। उनके मंत्री की भी वो आ रही थी, तो पाकिस्तान के मंत्री की भी बात आ रही थी। तो दोनों की बातों में जब कॉम्बिनेशन को मिलाया गया तब मैंने तो पर्टिकुलरली उस बात पे विश्वास किया। तो हम सब लोगों का ये कर्तव्य है, हम सब लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये छोटी ये खबरें हैं, ये वास्तव में अधिकतर खबरें ऐसी होती हैं कि लोग अपनी केवल मजे के लिए, केवल मजे के लिए उनको पैनिक करने के लिए, उनको पैनिक करने का भी उनका उद्देश्य नहीं होता। मैं सच बोल रहा हूँ। लोग बस ये अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, वो पैनिक सोचेंगे। जिस दिन उनके मन में ये आ जाएगा ना कि इससे पैनिक हो जाएगा तो निश्चित रूप से नहीं करेंगे। वो इसलिए कर रहे हैं अरे कभी तुझे इस बात का ना पता हो, सिर्फ ये ख्याल होता है। तो यदि आज सब लोग मोबाइल से जुड़े हुए हैं, सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप कृपया करके कोई भी व्यक्ति जब ये समझ लेंगे कि इससे पैनिक होगा, ये सब खबरों का पता है, जो ऑथेंटिक खबरें हैं उनको भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। कई बार हमारे सोशल मीडिया ने के बजाय भी मीडिया ने से भी गलतियां होती है। राइट, हुई है, इस दौरान हुई है। उन्होंने भी, शायद मैंने सुना है, वो भी सोशल मीडिया की खबर है, हालांकि नहीं कहनी चाहिए कि हमने इस्लामाबाद पे झंडा गाड़ दिया या वो कर दिया। तो हमें इस तरह की घटनाओं में इतना ज़्यादा भागी नहीं होना चाहिए। हम सब सक्षम हैं, हमारी सरकारें सक्षम हैं, हमारी सेना सक्षम है, हमारे इतनी देर से हमारी तैयारियां हैं, तो हमें इन छोटी छोटी बातों के पीछे क्यों जाना और अपना समय, एनर्जी इन चीज़ों पे ना लगा करके यदि हम अपने काम में ध्यान रखेंगे तो हम उस चीज़ को भूल करके हम जो स्टार्टअप्स की या जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की या जो बिग इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो हमें एक अच्छा मौका है इस समय अपना काम करें। राइट। हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, हम अपने किसी की मदद करें, जो हमारा काम है, जिससे कि हमारे को कुछ मिलने वाला है, हमारे भाई को मिलने वाला है, जिसकी हम मदद करेंगे उसको मिलेगा, हमें भी शांति, सुख शांति मिलेगी। तो हम उस काम पे लगे, बजाय किसी भी खबर के ऊपर विश्वास करना या उसको फैलाना। तो मेरा तो क्योंकि इससे इम्पैक्ट होता है। जैसे कोविड में भी किसी ने बता दिया था कि ये
राशन पानी खत्म होने वाला है, Right. लॉकडाउन लगने वाला है, जबकि ऐसा हुआ नहीं हुआ था। नहीं। सरकार कभी भी इस चीज़ों का ध्यान में रख करके कि सबको एटलीस्ट बेसिक चीज़ें मुहैया हो, भले ही घर बंद है, घर में लोग बंद हैं, मुहैया हो, उस चीज़ों का ध्यान में रखेंगे। लेकिन न्यूज़ आते ही ये मीडिया को भी समझना चाहिए या सोशल मीडिया को भी समझना चाहिए। चलो सोशल मीडिया का कोई एक रेगुलेशन नहीं है, लेकिन मीडिया का है, राइट। ठीक है, कि जैसे ही और लोगों ने भीड़ लगा दी राशनों की दुकानों पे और उतना भर लिया अपने घर में राइट। जितनी उनको ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, यही और बात। बाकियों को उनको नहीं मिला जिनको, राइट, जी इस तरीके से। जी। तो ये मेरे हिसाब से एडवर्स इफेक्ट होता है। ये हम सब सिविलियंस का काम है। ये हम सब सिविलियंस को ये ध्यान में रखना चाहिए कि सब कुछ भली भांति, सब कुछ यदि हम ठीक रहेंगे ना, हमारा मन स्वस्थ रहेगा, हमारा मन, यही आपने जो बोला, हमारा मन यदि शांत रहेगा, हम लोग शांत रहेंगे, हम लोग कूल एंड काम रहेंगे, हम लोग ऑब्जर्व की उसमें रहेंगे, तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे हमने चाइना के साथ युद्ध किया, हमने पाकिस्तान के साथ उस समय युद्ध किया जब वो भी बहुत तगड़े थे और हम लोग इतने सुपर पावर नहीं थे, और तब हम आज तब से सुरक्षित हैं और इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आज तो पूरा संसार हम आपके साथ खड़ा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे को इस समय हौसले, दिल से और शांति से काम लेने की जरूरत है। हम अपनी सरकारों के ऊपर भी ये प्रेशर ना करें कि नहीं जाओ और अटैक कर दो। तो निश्चित रूप से इन बातों से यदि हम अवॉइड कर गए ना, तो निश्चित रूप से हम सब लोग एक अच्छी सुपर पावर बन करके उभरने वाले हैं। इस सिचुएशन में अभी इंडियन इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, होल्ड, बाय या सेल? देखिए मेरा ओपिनियन फिर यही रहेगा कि इसमें जैसे सब लोग ऐसा करते हैं, जैसे एफआईज भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं, क्योंकि अभी ये शांत पूरा नहीं हुआ है, तो किसी न किसी की भी गलती के कारण से फिर कुछ भी थोड़ा बहुत हर्डल आ सकती है। परंतु अगर आप ये समझते हैं, आपको अपनी देश पे, अपनी इकोनॉमी पे, अपनी सरकार पे, अपनी सेना पे विश्वास है, तो जब डिप पे जाए तब बाय कर लेना चाहिए। अच्छा, जब आपको लगे कि ये अंतिम रेट्स है और स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नहीं नज़र आती उस दिन, क्योंकि देखो एक ये डिप पे कब जाएगा, जब कोई पैनिक की स्थिति आएगी, तो उस समय किसी का हौसला नहीं होता है, तो हो सकता है उससे वर्ष स्थिति भी हो जाए। परंतु ये इस बात का तो विश्वास रखना पड़ेगा कि हम झुकने वाले हैं, हम गिरने वाले हैं, हम डरने वाले तो नहीं है। हमारी इकोनॉमी तो स्ट्रोंग होने वाली है, क्योंकि हमने इसका प्रण किया हुआ है, और ये हर्डल्स तो आएंगी ही, तो वो थोड़ा चैलेंज जरूर रहेगा। परंतु यदि उस समय इन्वेस्ट कर लिया जाए तो निश्चित रूप से फायदा होगा। ओके। बॉर्डर पे जिन लोगों के रेजिडेंट्स हैं, घर हैं, और जो हमारे जवान भी लड़ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए वो लोग तो बहुत समझदार हैं जो वहाँ बॉर्डर के पास रहते हैं। लाइक हम जैसे दिल्ली में हम सेफ है, चलो हम एमपी है, वो बीच में पड़ता है, वो किसी बॉर्डर से नहीं लगता, ही इज डैम सेफ। लेकिन उन लोगों के डर में वो उस कंफर्टेबल माइंडसेट से काम नहीं कर पाते जो लोग बॉर्डर में, क्योंकि उनको चिंता रहती है हमारे घर की, अपने परिवार की, अपने रिलेटिव्स की। लाइक मेरे भी रिलेटिव्स हैं जो बॉर्डर उन स्टेट्स में रहते हैं, उन सिटीज़ में रहते हैं जिनके यहाँ बॉर्डर लगता है। नहीं, दो चीज़ें हैं। एक तो जो लोग वहाँ पे रहते ही हैं, उन लोगों को वो हैबिचुअल है, उनको पता है ये पैनिक से उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके साथ घटनाएं अक्सर होती रहती है। परंतु अब उनको ज़्यादा असर, बढ़िया असर होने वाला, पॉजिटिव असर होने वाला है। क्योंकि देखो अभी तक जो घटनाएं होती थी ना, वो ये होती थी कि इन्होंने हमारे पे गोली पहले भारत वालों ने चला दी, और काफ़ी दिनों से तो शांत था। जब से मोदी जी आए हैं तब से बहुत ज़्यादा घटनाएं नहीं हुई और ना हो रही है। परंतु ये एक ऐसी घटना हुई जिसने सब पूरे वर्ल्ड को एक बार हिला करके रख दिया और सबको जागृत कर दिया कि देखो ये फिर वही घटनाएं कर रहा है। इन्होंने जो इतनी भारी गलती कर दी ना कि एक उसको धर्म का रंग देने की कोशिश की, तो उससे आतंकवाद साबित हो गया। अदरवाइज हमें ना पहले तो इसका सर्टिफाई कराना पड़ता पूरे वर्ल्ड के साथ जाकर के, टेररिस्ट एक्टिविटी है कि नहीं, ये टेररिस्ट एक्टिविटी है या नहीं है। तो उन्होंने वो खुद वो सर्टिफाई कर दिया, तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। जवानों की हत्या हो गई, हमारे सिविलियंस की हत्या हो गई, परंतु जो हमें साबित करना होता उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए
अच्छी बात है। हाँ। तो हमारे जो बॉर्डर पर लोग रहते हैं तो उन लोगों को पता है कि ये घटनाएं पहले भी होती रहती थी, पर अब इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी क्योंकि अब ये हाईलाइट आ गया। अब उनसे सीज फायर, बाकायदा सीज फायर हुआ है। अगर फिर भी होती है तो हमने कोई चूड़ियां तो पहले भी नहीं पहन रखी थी। तो वो लोग जो बॉर्डर पर रहते हैं वो हैबिचुअल है, उन्होंने इन चीज़ों को बहुत अरसे से देखा है और सहा है। पर अब मैं समझता हूँ कि उनको और अधिक नहीं सहना पड़ेगा। ओके। मेरा ये बिलीफ है कि अब, क्योंकि एक ऐसी घटना हुई है जो उनको उनकी तरफ से थोड़ा मिस रिप्रेजेंट हो गई, जो वो करना चाहते थे, जो वो करना चाहते थे उसके अगेंस्ट उनके खिलाफ चली गई वो बात। हाँ, तो नरेश जी, थैंक यू सो मच। आपका ओपिनियन और आपकी स्ट्रेटजीज़ और आपके जो भी विचार है हमारे साथ शेयर करने के लिए इस वॉर पे। और यकीनन हमारे इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन और जो भी बॉर्डर पे हमारे सिविलियंस और जवान रह रहे हैं, उनको एक पॉजिटिव संदेश मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर इस पॉडकास्ट को देख करके। एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।